नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की कहानी खोले खोला दरवाजा इतिवृत्ति यानी खुले दरवाजे का इतिहास। विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की अन्य कहानियाँ और उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हम लोगों की मंडली में सबसे दिलचस्प कथाकार हैं संतोष दत्त जी। बाहर सावन महीने की सांझ के उमड़ते घुमड़ते बादलों का रेला चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहा है और बीच बीच में जुगनू की रोशनी भी चारों तरफ छिटक रही है। मुखर्जी बाबू की हवेली की बैठक में हमारी मंडली का रात्रिकालीन अड्डा जमा बैठा है। नहीं, अड्डे के बैठने के पीछे आप अंदाजा कृपया नहीं लगा सकते। हमारे बीच बस एकमात्र चाय ही पीने का तरल पदार्थ होता है। हाँ, उसके साथ साथ गर्मा गर्म लाई चना नमकीन के साथ या कच्चे खीरे की फाके, नारियल के कटे हुए टुकड़े, ये सब भी तो चलते रहते हैं। हमारे कथाकार संतोष भाई साहब आज 2 दिन हुए कलकत्ते से लौटे हैं। तभी से वे पारलौकिक शास्त्र संबंधी अपने अनुसंधानों की चर्चा कर रहे हैं। परलोक के अस्तित्व और उसमें घटने वाली घटनाओं के संबंध में उन्होंने जो अभूतपूर्व खोजें की हैं, उन पर उन्होंने कई शोध निबंध भी प्रकाशित किए हैं। इस विद्या क्षेत्र में उनका बहुत नाम है। संतोष दत्त बाबू हमारे गांव के मूल अधिवासी तो नहीं हैं, यहाँ उनकी ससुराल है। उनकी पत्नी महोदया अपने पिता की एकमात्र अकेली कन्या है, इसलिए उत्तराधिकार सूत्र से संतोष बाबू को ही उनके यहाँ की सारी विषय संपत्ति के अधिकारी भी हैं और उसी की देखरेख करने के लिए वे बीच बीच में यहाँ आते रहते हैं। वही बस महीने में 2-1 बार। हमारे इस गांव में एक नया महाविद्यालय खुला है। यहाँ पढ़ाने के लिए जो नए नए प्रवक्ता अध्यापक नियुक्त हुए हैं और शहरों की तरह यहाँ होटल भोजनालय वगैरह तो नहीं, इसलिए उन नए अध्यापकों ने मिलकर एक मेस चला रखा है। भोजन के लिए वे लोग वहीं जुटते हैं। उन्हीं में से 5-6 मेधावी प्रवक्ता जो अपनी शिक्षा की उत्कृष्टता पर दम भर सकते हैं, मुखर्जी बाबू की हवेली पर रोज संध्या वेला में जुटने वाले, काफी रात तक चलने वाले इस अड्डे पर प्रायः ही चले आते हैं। और मैं भी इन लोगों के दल का एक सदस्य हूँ, परंतु मैं इनके उसमें इसका भागीदार तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह बाहर से नहीं आया, बल्कि यह गांव मेरी पैतृक निवास भूमि है। इन मेधावी शिक्षकों में राम बाबू महाशय दर्शन और न्याय के विद्वान अध्यापक हैं। उन्हें प्रत्येक बात के लिए विश्वसनीय प्रमाण चाहिए होता है, अतः वे फटाक से पूछ बैठे, क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रलोक का अस्तित्व है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करने जैसी कोई व्यवस्था नहीं, परंतु आपको अगर विश्वास करने के लिए कुछ निश्चयपूर्वक चाहिए ही, तो मैं आपके सामने एक सच्ची घटना का विवरण प्रस्तुत कर सकता हूँ, संतोष बाबू ने कहा। तो चलिए यही सही, आप उस घटना का बखान कीजिए, परंतु उसके पहले मुझे आपसे एक बात जान लेने की आवश्यकता है। कौन सी? यही कि आप स्वयं उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं? जी हाँ, करता हूँ। आपने परलोक के क्रियाकलापों के संबंध में किसी विधि से ज्ञान प्राप्त किया है? दरवाजे पर खटखटाओ, बस अपने आप ही वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा, इसी सिद्धांत के आधार पर। लेकिन महाशय, यह तो बहुत ही अस्पष्ट है। परंतु यह सिद्धांत वाक्य मैंने बतलाया, इससे कोई सैद्धांतिक बड़ी बात नहीं है। बहुत कम महापुरुषों के मुख से कभी कभार निकल पाई है। प्रमाणित करना इतना आसान नहीं, परंतु मैं एकाध घटनाएं बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुने। वैसे मेरे इस विवरण प्रस्तुत करने से भी बहुत अच्छा तब होता जब मैं रेखा को किसी एक दिन यहीं अपने साथ ले आकर इस मंडली में आप लोगों के सामने ही प्रेत को इस भौतिक धरातल पर बुलाकर आप लोगों को दिखला पाता, संतोष बाबू ने कहा। अब तो आपने एक नई धुन छेड़ दी, अतः अब बतलाए कि ये रेखा कौन है? मंडली में से एक बोला, अरे वही रेखा चक्रवर्ती। वस्तुतः वह एक माध्यम है, मीडियम अथवा कार्य व्यापार के घटित हो सकने की साधिका अथवा उपकरण। हम लोगों की जो
परामनोवैज्ञानिक समिति है, उसी की वह एक सदस्य है। उसमें यह जो एक महान क्षमता या शक्ति है, उसी की वजह से तो हमारी समिति उसके अलावा उसकी माँ और उसके 2 भाइयों को पालने पोसने वगैरह का सारा खर्चा उठाकर उनका पालन पोषण किए जा रही है। इन रेखा चक्रवर्ती जी की आयु फिलहाल कितने वर्ष की है? मंडली में से एक ने पूछा। यही कोई 17-18 वर्ष। परंतु उसकी शक्ति अत्यंत आश्चर्यजनक है। अनेक प्रखर नास्तिकों, किसी भी अदृश्य अथवा अगोचर सत्ता पर पूरी तरह अविश्वास रखने वाले बहुत सारे लोगों ने रेखा को देखने के बाद न केवल अपने विचार बदल लिए, बल्कि उनमें से कई तो हम लोगों की इस समिति के सदस्य भी बन गए। किंतु अब हम लोग उसे छोड़ दे रहे हैं। सो क्यों? इसलिए कि इस खुले हुए दरवाजे को पाकर परलोक से बहुत सारे अवांछित, दुष्ट और चंडाल प्रकृति के लोग भी बेरोक टोक घुसते चले आते हैं। क्या मतलब? कहाँ घुसते चले आते हैं? अरे इसी कार्य साधिका अर्थात माध्यम की देह के भीतर। रेखा की देह तो बस एक खोल भर हो गई है। इस खोल के भीतर परलोक की ढेर सारी दुष्ट आत्माएं घुसी चली आती हैं। अब तो उस देह को लेकर उन्होंने उपद्रवपूर्ण खेल तमाशा करना भी शुरू कर दिया है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? वह क्या बच्चों की सी अद्भुत परी कथा की तरह विवरण देना शुरू कर दिया आपने? अब बच्चों की परी कथाओं की बात भला क्यों करूंगा? आप तो बहुत उच्च शिक्षित विद्वान पुरुष हैं, आप उसे मानेंगे ही क्यों? परंतु प्रत्यक्ष की तो मानेंगे ना, क्योंकि प्रत्यक्ष तो एक मान्य प्रमाण है। अच्छा जरा बतलाइए, इस संबंध में आपका न्याय शास्त्र क्या कहता है? अरे हाँ, प्रत्यक्ष को तो जरूर मानेंगे, क्योंकि प्रमाणों में जैसे वाक्य या अनुमान प्रमाण है, उनकी अपेक्षा तो प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक विश्वसनीय ही है। मंडली में से कहा। तो फिर ठीक है, इसका प्रत्यक्ष ही अनुभव कर लें। तो चलिए मेरे साथ, चलिए आप सभी चलिए। 67 नंबर नंदन बागान गली, कलकत्ता। चलिए। रेखा और उसकी माताजी तथा उसके छोटे भाई ये सब उसी नंबर वाले मकान के ठिकाने पर रहते हैं। बहुत गरीब है। चूंकि एक परामनोवैज्ञानिक समिति उन सबके रहने, खाने पीने, पहनने का खर्चा दे रही है, अतः केवल इस लाभ के लिए एक लड़की अपना सभी कुछ तो नहीं दे सकती। अब तो हालात इस स्थिति में जा पहुंचे हैं कि उसकी अपनी देह ही उसके अपने अधिकार में नहीं रह पा रही, दूसरे लोग उसमें दखल किए जा रहे हैं। इसका मतलब? आपके कथन का मतलब समझ नहीं आया। इसका मतलब तो बहुत ही सरल है, और वह यह है कि रेखा की देह से रेखा को ही निकाल बाहर कर दूसरी दुष्ट आत्माएं उसमें अपना अधिकार जमा बैठ रही हैं। न्याय शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के प्रखर विद्वान अध्यापक राम बाबू इस प्रकार की बातों में अपने तर्कों को परास्त हुआ नहीं मान सके, बल्कि अपने अजीबोगरीब मत को ही अकाट्य समझते रहे। अतः मुस्कुराकर बोले, आप लोग जो इस तरह की अनाप शनाप बातें करते हैं, इसी वजह से तो कोई आप लोगों पर विश्वास नहीं करता। फिर भी आप चूंकि बहुत रस लेकर कहते रहे हैं, चलिए हम आगे का भी विवरण सुनने को तैयार है। अब संतोष बाबू चिल्ला पड़े, नहीं, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं। मेरे कहने से तो आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं अब आप लोगों को कलकत्ते की उस गली वाले मकान पर लेकर चलूंगा। फिर तो मंडली के सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, वैसा करना ही ठीक रहेगा। परंतु इसके बाद भी राम बाबू कह उठे, वैसा करना तो निश्चय ही अधिक अच्छा रहेगा। फिर भी जरा यह तो बतलाएं कि वहां होता क्या है। संतोष दत्त बाबू बतलाने लगे, होगा भला क्या, यही कुछ अति साधारण सी घटनाएं, जैसे कि उस दिन रेखा की माँ अपने किसी सोच विचार में डूबी चुपचाप बैठी हुई है कि यकायक रेखा वहां पहुंचती और उनका ध्यान अपनी ओर खींचती हुई बड़े खेद भरे स्वर में कहने लगती है, मेरी प्यारी बड़ी बहना, तुमने मेरा श्राद्ध तक नहीं किया, और ना तो परिवार वालों ने ही फिर आवश्यक श्राद्ध अन्य उपचार किए। अब तो श्राद्ध करने भर से ही कुछ होगा नहीं, अतः गया धाम जाकर मेरा पिंडदान करवा दो, इससे तुम लोगों का बहुत भला होगा। रेखा की माँ तो घबरा गई, अचकचाकर पूछ बैठी, यदि तू मेरी बेटी रेखा नहीं है तो कौन है? मैं पारुल हूँ दीदी, पारुल, वही हेमनगर वाली तुम्हारी पारुल। परंतु पारुल, उसे तो मरे कई दिन वर्ष हो चुके हैं। मर गई थी तो उससे क्या, मैं तो रोज रोज ही यहाँ तुम लोगों के इस घर में आती रहती हूँ, और फिर यही क्यों, मैं तो हेमनगर भी जाती हूँ। हमारी बड़ी बहन के ससुर का शीतपुर शहर में जो मकान है, मैं उनके मकान पर भी जाती रहती हूँ।
वस्तुतः हम लोगों का आवागमन तो मन की गति के अनुसार ही होता है ना। अतः इस प्रकार जहाँ मन होता है वहाँ आने जाने में मुझे कोई असुविधा या कष्ट नहीं होता। परंतु जो उचित गति मेरी होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं ऊपर उठ नहीं पा रही हूँ। इस धरती ने जैसे जबरन मुझे जकड़कर अपनी ओर खींच रखा है। गया तीर्थ में जाकर अगर तुम लोग मेरे लिए पिंडदान कर दो, तब धरती के इस बंधन को काटकर मैं ऊपर चली जाऊंगी। ठीक है बड़ी बहना, मैंने अपनी विनती तुम्हारे सामने रख दी। तुम इस पर जल्दी कार्यवाही करो। फिलहाल मैं अब जा रही हूँ, परंतु तुम जरा सजग रहना। अभी थोड़ी देर पहले हिंदी भाषा भाषी उत्तरी भारत के क्षेत्र की एक कन्या रेखा की इस देह में घुसने के लिए बार बार कोशिशें कर रही थी। चूंकि मैं यहाँ थी इसलिए मैंने उस दुष्टात्मा को भी डांट डपट कर खदेड़ दिया। परंतु तुम तो उसको जान भी गई होगी, जरा बताओ तो वह कौन है? अरे उसे तुम भी पहचान सकोगी, पराई हमारे मोहल्ले में आती रहती थी। उसका चाल चरित्र ठीक नहीं था, अतः उसने आवेश में आकर आत्महत्या कर ली। परंतु अब उसी का परिणाम भुगत रही है, बड़ी ही दारुण यातना भोग रही है। अरे अरे ठहरिए महोदय, जरा ठहरिए, बहुत कह लिया। प्रखर दार्शनिक राम बाबू बीच में ही बोल पड़े। आपने तो अपनी रौ में जो बखान बिना रुके अटके कर दिया, उसमें आंख एक फांक तो बची रह गई। कह तो दिया कि उसका चाल चरित्र ठीक नहीं था, परंतु इस कथन का मतलब आपके उस परलोक में भी चरित्र नापने का मानदंड है, जिसके आधार पर वहां भी सुकर्म और कुकर्म माने अच्छाई और बुराई अर्थात सचरित्रता अथवा चरित्रहीनता के पक्षों का निर्धारण किया जाता है। अब तो मुझे सबसे पहले इसी का ही उत्तर चाहिए। संतोष दत्त बाबू तनिक भी विचलित हुए बिना कहने लगे, उस परलोक में वहां की आत्माओं का अपना मन ही अनेक कार्यों का न्यायाधीश होता है, कोई भी बाहर से कुछ नहीं करता। अंग्रेजों में जैसा कि एक मुहावरा है, इच्छा शक्ति ही मूल कुंजी है। उस परलोक में यही सबसे बड़ा प्रमाणिक आधार है। परंतु यह सब तो तात्विक तर्क आधार की बातें हैं, उनकी चर्चा भी स्थगित ही रखे। पहले वह विवरण तो कह सुनाऊं जिसे अभी पूरा नहीं किया। रेखा की देह में बीच बीच में जो दुष्ट आत्माएं आ घुसती हैं, उनमें से कई तो हिंदी भाषा में, उड़िया भाषा में, बांग्ला भाषा में अथवा और भी भाषाओं में बद्धी बद्धी गाली गलौज भी देती हैं। और इसमें कोई अचरज की बात भी नहीं, क्योंकि उसकी देह में प्रवेश करने वाली आत्माएं भिन्न भिन्न भाषा भाषी क्षेत्रों, जातियों और भिन्न भिन्न श्रेणियों की हैं। अभी उसी दिन खास यूरोप की एक अंग्रेज नस्ल की एक कन्या उसकी देह पे बैठकर बहुत देर तक उसे अपने अधिकार में दबोचे रही, और उसने जो कुछ कहा उससे साफ पता लगा कि उसके अंग्रेज माँ बाप ने भारत आकर कलकत्ते के इसी पार्क सर्कस इलाके में निवास किया था। उसका अपना मकान पार्क सर्कस मोहल्ले में ही था। सच कहता हूँ कि रेखा एक शब्द भी अंग्रेजी भाषा नहीं जानती, जबकि यह सारा विवरण और इसके अलावा और भी ढेर सारी बातें वह अंग्रेजी भाषा में ही फटाफट बोलती रही। उनकी इस बात पर अविश्वास भरे व्यंग्यात्मक सुर में राम बाबू ने पूछा, क्या वह सब आपने खुद अपने कानों से सुना? निश्चय अच्छी तरह सुना। खुद ना सुनता तो क्या बिना सुने ही यह सब आप जैसे विद्वानों से कहने का साहस कर पाता? केवल इतना ही नहीं, मैंने तो ऐसी हालत में रेखा को धारा प्रभा उड़िया भाषा बोलते भी खुद अपने कानों से सुना है। अतः इस सब में कोई आश्चर्य की बात नहीं, बल्कि सबसे बड़े आश्चर्य और बुराई की बात तब होती है जब परलोक से बड़ी ही नीची श्रेणी की दुष्ट आत्माएं उसके शरीर में आ जाया करती हैं। वे सब आकर भी क्या कुछ करती हैं, तरह तरह के महा निकृष्ट या कोटि के उपद्रव भी करती हैं। जैसे कि कभी उसकी देह को ले जाकर धूल धक्कड़ में पटक देती हैं, फिर सूरज की प्रखर किरणों की जलन से उसे पड़े पड़े रखकर भारी कष्ट पहुंचाने लगती हैं। एक बार तो एक दुष्ट आत्मा ने रेखा को ले जाकर धधकती आग में जला डालने का भी उपक्रम कर दिया। इससे भी भयावह दशा तब होती है जब इस पृथ्वीलोक के नीचे की श्रेणी की आत्माओं का आविर्भाव उसमें होता है। धरती के नीचे के लोक की उन आत्माओं का नाम मैं अपनी भाषा में तो नहीं जानता। अंग्रेजी में उन्हें एलिमेंटल अर्थात भूतात्विक प्रकृति की आत्माएं कहते हैं। ये बड़ी खूंखार और भयानक प्रकृति की होती हैं। मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए सदा सर्वदा मौका ढूंढती रहती हैं। फिर भी रक्षा की बात यही है कि वे कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि स्थूल जगत में इनकी देह अदृश्य बनी रहती है। पृथ्वी के किसी भी पदार्थ को छू पाने की ताकत इनमें नहीं होती।
बात आरंभ होने के समय से ही बाहर लगातार बारिश हो रही थी। इस मौके पर अजनबी प्रकार की कौतूहल चर्चा आज हुई। तो फिर क्या रहा, चलेंगे आप लोग मेरे साथ नंदन बागान? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल सकते हैं। बहुत अच्छा है, खुद चलकर अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखें। ठीक है, चलते हैं। अगर असुविधा ना हो तो रेल में, नहीं तो बस से ही रवाना हो जाते हैं। घटना के बारे में बतलाने से पहले रेखा का भी परिचय जान लें। रेखा और उसके परिवार वालों के मकान के संबंध में थोड़ा विवरण बतला दूं। उस मकान के एक किनारे के फाटक के भीतर जाते ही उन लोगों के मकान में प्रवेश करते सामने एक खुला बरामदा है। बरामदे के सामने दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए दो बड़े बड़े हॉल हैं। उनके पीछे की ओर एक छोटा सा कमरा और उस छोटे कमरे के पीछे एक और छोटा कमरा और बरामदा है। उस बरामदे को देखकर लग रहा है जैसे यहाँ पहले रसोई पकाई जाती थी। उसके कोने में खाना बनाने वाला चूल्हा हुआ है, परंतु फिलहाल वहां अभी गमले रखे हैं जिसमें फूल लगाए गए हैं। इसके अलावा एक तरफ एक तिपहिया साइकिल भी पड़ी है जिसे संभवतः रेखा का छोटा भाई चलाता होगा। इस तरह उस मकान का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस विवरण में जिस छोटे कमरे की स्थिति और उसके पीछे के बरामदे के बारे में जो बातें बतलाई गई हैं उसे स्मरण रखना इसलिए उचित होगा क्योंकि बाद में होने वाली घटनाओं को समझ पाने में सहूलियत होगी। मेरे साथ पहुंचे सभी साथियों को जलपान के साथ रेखा ने अपने हाथों से चाय लाकर दी। नाश्ता पानी और चाय पीकर हमें वहां ले जाने वाले संतोष दत्त बाबू ने रेखा को संबोधित करते हुए कहा, देखो बेटी, आज हमारे साथ ये कई लोग आए हैं। इनमें विशेष रूप से ये श्रीमान रामलाल चक्रवर्ती बाबू बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि के विद्वान व्यक्ति हैं। उनका आना बहुत महत्वपूर्ण है। आज उन्हें कुछ दिखाना होगा। रेखा नाम की वह किशोरी कन्या एक गहरे बदन की श्याम वर्णा, दुबली पतली, सुंदर सुडौल शारीरिक गठन की कन्या है। जब वह बोलती है तो गले से निकले हुए सुर की झनकार वीणा की झनकार की तरह ही बड़ी मनोहर लगती है। उसकी दोनों आंखें आकार में बहुत बड़ी बड़ी हैं, यद्यपि उसके देखने की दृष्टि बड़ी ही निरीह गाय की तरह है, भोली भाली है। इस प्रकार की अबूझ बालिका किसी छल कपट चातुर्य से रहित अति साधारण बेचारगी भरी निष्पाप दृष्टि के कारण ही उसकी सौंदर्य सुषमा को भारी आघात लगा। संतोष दत्त जी की बात सुनकर रेखा बोल उठी, इधर पिछले कई दिनों से उसने मुझ पर भयानक अत्याचार जारी रखा है। हालांकि कौन है, मनुष्य अथवा कोई जानवर, मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ। जिस तरह का क्रम चल रहा है उससे तो लगता है कि वह आज भी आएगा। इसी के कारण मुझे इतना डर लग रहा है, प्राण सूखे जा रहे हैं। सांझ ढल जाने के बाद रेखा की माँ हम सभी लोगों को उसी छोटे कमरे में ले गई। फिर वहां धूप धूना जलाया गया। जिस चबूतरे पर आयोजन किया जाना था उसे फूलों से सजाया गया। कमरे में भी फूलों की बंधनवार लगा दी गई। मेरे साथ आए सभी साथी एक बहुत बड़ी मेज के चारों ओर जमकर बैठ गए। बत्ती बुझाकर कमरे में अंधेरा कर दिया गया। तभी रेखा की माँ ने किसी से कहा, बाबा ग्रामोफोन रिकॉर्डर पर जरा एक रिकॉर्ड तो चला दो। ग्रामोफोन रिकॉर्डर पर शहनाई बजाने वाला एक रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। शहनाई की धुनों से कमरा मंद मंद स्वर में भर गया। एक बहुत ही दुर्बल पतला सा स्वर घर के कोने से उभरता हुआ सुनाई पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसाकर जाने क्या कह रहा है। संतोष दत्त बाबू ही पूछ बैठे, कौन है जी? बहुत ही पतली, कमजोर सी लाचारगी भरी लड़की के सुरों जैसी एक औरताना आवाज उभरी, देखिए बाबा लोग, आज आप लोग रेखा को उस गोलाकार चबूतरे। क्यों, इसमें कौन सी परेशानी है? परंतु पहले आप यह बतलाइए कि आप कौन हैं? मैं रेखा की फूफी हूँ, नाम है नीरद बाला। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से कि आज रेखा का शरीर उतना ठीक नहीं, जबकि इधर अनेक फालतू किस्म के दुष्ट लोग उसकी देह में प्रवेश करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। आप चुप क्यों हो गई? बोलिए, अब आप वहां पर हैं या नहीं? कई बार पूछने पर भी जब उत्तर नहीं मिला, संकेत दिया जिसे सुना नहीं जा सका, ऐसे ही सन्नाटे के बीच कुछ और समय बीत गया। तभी ऐसा लगा कि उस अंधकार में उस कमरे की हवा भारी हो गई है। रेखा चक्रवर्ती अपनी जगह पर तो है, परंतु उसका कोई भी अंदाजा देने वाला शब्द नहीं निकल रहा है। सभी कुछ बिल्कुल शांत है, जरा सी भी चू टपड़ नहीं। इसी बीच बीच में सोए हुए आदमी की नाक बजने जैसा शब्द निकला।
बस उसके अलावा कोई ध्वनि नहीं। रेखा ही थोड़ी देर बाद घोर निद्रा में सोई हुई उस रेखा चक्रवर्ती के मुख से जाने एक व्यक्ति की मोटे गंभीर स्वर में पुकार उठा, मालती, अरे ओ मालती। मालती जी तो यहाँ आज नहीं आई। संतोष जी बोल पड़े, परंतु जरा बतलाइए आप कौन है? मैं उसका पति हूँ। यहाँ नहीं आई है तो कोई बात नहीं, परंतु आए तो उससे कहिएगा कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। उसे जिस चीज का पता करना था उसकी खोज मैंने कर ली। आज इस कार्य साधिका मीडियम का या माध्यम को आप लोग उठा दीजिए। आज बहुत ही बड़ी विपत्ति का दिन है। क्यों? रेखा फिर गहरी नींद में खो गई। इन कुछ शब्दों के आगे फिर उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकला। उधर रात क्रमशः भारी होने लगी। हम सब बाट जोहते रहे, परंतु और कोई तो नहीं आ रहा। इसी प्रकार आधा घंटे का समय और बीत गया। हम सभी इसी विचार पर पहुंचे कि आज के दिन यहीं तक रहने दिया जाए, फिर कल देखा जाएगा कि अचानक ही उस कमरे के पीछे वाले कमरे से उठा हुआ एक शब्द सुनाई पड़ा, परंतु वह शब्द बहुत दबा दबा सा था। हमारे कमरे की हवा दोबारा फिर से बहुत भारी हो गई, साथ ही साथ बहुत ठंडी। हम लोगों ने जब कहा कि प्रत्येक बार जब कभी उस परलोक का कोई आदमी आता है तो उस समय इस कमरे की हवा ऐसी ठंडी क्यों हो जाती है, तब संतोष दत्त ने हमारी यह बात स्वीकार नहीं की। उसके बाद जो घटना घटी, उस अंधकार में भी लोगों का क्या हो रहा है यह जानने का कोई उपाय मेरे पास नहीं था। मेरे मन में ऐसा कुछ अनुभव हुआ जैसे किसी ने मेरे इस माथे के चारों ओर बर्फ के टुकड़ों से भरी हुई कोई झोली बांध दी है। बर्फ की इस भारी राशि से ही जाने किस अद्भुत उपाय से बर्फ की एक मोटी धार झूले की डोरी की तरह नीचे की ओर लटकती हुई मेरे नाक के दोनों छेदों में घुसी जा रही है, जो धीरे धीरे नाक के अंदर गूंजती चली जा रही है। मेरा सारा शरीर नर्वस हुआ जा रहा है, अपने आप पर जैसे नियंत्रण कर पाना असमर्थ हो गया। जान पड़ा जैसे इस कमरे के पीछे जो कमरा है उसमें बर्फ बनाने की मशीन बैठा दी गई है। इतनी भारी, इतनी ठंड हवा उस कमरे में से यहाँ आ रही है। एक बहुत ही दबाव से पिसती हुई करा भरी आवाज रेखा के गले से सुनाई पड़ी। इस कमरे के पीछे जो कमरा है, जान पड़ता है उसमें कोई मशीन लगाई हुई है। उस ओर से कोई शब्द नहीं हो रहा, परंतु स्पष्ट हो रहा था कि सारा कांड कारखाना गरम मसाला उसी छोटे कमरे में बन रहा है। इस दमघोटू वातावरण में अचानक ही साधु बाबा बोल उठे, अरे कमरे की बत्ती जला दो, बत्ती जलाओ और देखो यहाँ क्या हो रहा है। मैंने जो देखा, कमरे की दीवार पर एक भारी काली छाया पड़ी हुई है। देखने में वह ठीक वैसी ही लगती है जैसे मनुष्य के शरीर पर दाद और खुजली के दाग मोटे चकते सी पड़ी दिखाई पड़ती है। आदमी के शरीर के दाग के निशान, अथवा फिर बरसात के दिनों में बांस के शरीर पर जैसे कुकुरमुत्ता सी फफूंदी पड़ी हो, ठीक उसी तरह उभरने वाले मशरूम जैसी काली छाया दीवार पर दिखाई पड़ी, परंतु यह फफूंद की तरह चिपकी नहीं रही, बल्कि गुब्बारे में हवा भरते जाए वैसा ही क्रमशः फूलता जा रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। इधर कमरे में ठंडक बहुत बढ़ गई, मानो चारों तरफ बर्फ जमी हो। मेरी चेतना सुन्न पड़ने लगी। लगा अब धीरे धीरे बेहोशी हो छाने लगी। अब तो मैं ठीक तरह से जान भी नहीं रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। किसी निस्तब्ध घने जंगल के बीच कोई एक महाभयानक जंतु अथवा दानव सारी सृष्टि का विध्वंस कर देने की साधना में मग्न है। वह दानव एकदम गूंगा बह रहा है। उसके मुंह में कोई भाषा नहीं, कोई आवाज भी नहीं निकल रही। देख सकने की बहुत तेज बर्बर और सहारक नंगी निगाह तो है, परंतु आंख नहीं है। वह वस्तु किसी मनुष्य अथवा चित्र में आके गए दानव भूत प्रेत जैसी तो बिल्कुल नहीं। क्रमशः बढ़ते जा रहे कुकुरमुत्ते के छत्ते की तरह अथवा शरीर पर दाग और खुजली के धब्बे की तरह वह क्रमशः बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दाएं बाएं, मानो वह सबको निगल लेगी और दाद का वह धब्बा पूरे कमरे में फैल जाएगा। इस तरह घर में जितने भी मनुष्य हैं सबके शरीर पर मड़ जाएगा। अत्यंत गहरे काले रंग का यह दाद धब्बा सब पर छा जाएगा। रबड़ के गुब्बारे की तरह फूलता फैलता यह क्रमशः बढ़ता जा रहा है। जबकि यह इतना भयानक, खूंखार, उग्र, निर्मम, बुद्धिहीन ध्वंस का विकराल दूत जान पड़ रहा है, तब भी उसकी गिरफ्त से बच निकलने का उपाय किसी को नजर नहीं आ रहा। इतने ही में एक बड़ी दर्द भरी चीख उस घर में सुनाई पड़ी। मैंने देखा
पीछे की ओर का वह छोटा घर उस काले दांत के फफूंद वाले धब्बे की छाती से भर गया। घर की दीवारों को भेदते हुए घिनौना दांत धब्बा चारों ओर फैल जा रहा है। मैंने स्पष्ट अनुभव किया कि माथे पर पड़ी वह चीज अब नीचे मुलायम मोम की तरह ढुलकती हुई बढ़कर मेरी आंखों और नाक पर झूलते हुए बंद किए दे रहे हैं और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहा, यहाँ तक कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। मैं बस सुन रहा हूँ, मानो टन टन की आवाज की कोई ध्वनि बज रही है। मैं बस सुन रहा हूँ। 1 2 3 5 6 7, इसके बाद मुझे फिर कोई होश नहीं रहा। संभव है उस समय रात के 10 बज रहे हैं। जब मेरी चेतना लौटी, मैंने पाया कि अभी भी रात ही फैली हुई थी, परंतु घर में अंधकार नहीं है, बल्कि घर के जंगले की ओर से रात के पिछले पैरों की चांद की चांदनी घर के अंदर आ रही थी। हम सारे के सारे साथी, जो भी जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था, बैठे बैठे ही बेहोश हो गए थे। रेखा भी बेहोश होकर हाथों और पैरों को झुलाते हुए फैलाकर कुर्सी पर लुढ़की पड़ी थी। जितने लोग सब वहां उपस्थित थे, उनमें से बस एक संतोष दत्त ही फिलहाल कमरे में नहीं थे। थोड़ी देर तक मैंने जोर लगाकर याद करने और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। फिर तो सभी कुछ याद आ गया। वह भयानक दाद के धब्बे, काला मशरूम जैसा चकता अब कहाँ है? कार्य साधक, मीडियम अथवा माध्यम, जो रेखा चक्रवर्ती है, उसके घर में ही आज संध्या वेला से पूरा चक्र बैठा हुआ था। घर में तब घनघोर अंधकार था। अब इस बेला में चंद्रमा की चांदनी के प्रकाश से अंधियारा थोड़ा कम हुआ। घर को काफी गंभीर दृष्टि से देखने पर ऐसा जान पड़ा जैसे यहाँ कोई बड़ा ही निष्ठुर हत्याकांड हो गया है। तभी बाहर किसी मोटर कार की जोर से आवाज सुनाई पड़ी। उसके बाद ही संतोष दत्त जी ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने देखा कि उनके साथ एक डॉक्टर साहब भी अंदर आए हैं। शेष सभी लोगों को क्रमशः होश में ले आने का प्रयास सफल हुआ। सभी लोग पहले की ही तरह सहज सहज सचेतन हो उठे। श्रीमान रामलाल बाबू अध्यापक महोदय के प्राण काफी देर पहले ही उनके शरीर को छोड़कर चले गए थे। डॉक्टर ने उनकी हर तरह से परीक्षा निरीक्षा की और अंत में अपना निर्णय घोषित किया कि दम घुटने की वजह से या सांस बंद हो जाने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। चेहरा काला पड़ गया था, जीभ बाहर निकल आई और आंखें ठीकरे की तरह बाहर आ गई थी। पुलिस भी आ गई। काफी हो हल्ला मचा, लोगों की भीड़ इकट्ठे हो गई। विद्वान अध्यापक रामलाल बाबू के शरीर की हर एक विधि से परीक्षा की गई। इन सभी जानकार लोगों ने अपना यही फैसला सुनाया कि सांस बंद हो जाने के कारण ही मृत्यु हुई। जब उनके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तो पाया कि उनके फेफड़े में एक नए प्रकार की गैस पाई गई थी। ऑर्गन जाति की एक ऐसी गैस जो बड़ी आसानी से आग पकड़ लेती है। इस घटना के घटित होने के बहुत दिनों बाद एक दिन मैंने संतोष दत्त जी से बहुत आत्मीयता से पूछा कि उस जो कांड घटित हुआ था उसकी जड़ का सूत्र क्या था। तब संतोष दत्त जी ने समझाते हुए कहा, उस रात वहां उपस्थित हम लोगों में से कोई एक भी व्यक्ति नहीं बच पाता। शुरू शुरू में जो आत्मा आई थी, उन्होंने हमें सतर्क और सावधान भी किया और हमें उनके परामर्श पर ध्यान देना चाहिए था, पर ध्यान दिया नहीं। तब मैंने उन्हें याद दिलाया कि एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं आई थी। एक तो रेखा की फूफी थी, दूसरी मालती के पति। हमें तो दोनों ने ही सावधान किया था। पर हुआ क्या था? क्या सचमुच ही कोई दुष्ट आत्मा आई थी? रेखा की फूफी ने तो अंततः यही बतलाया। उस दिन फूलों का एक खूंखार, यानी कि विशेष किस्म का जीव, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंटल अर्थात भूतात्विक कहते हैं, वही आया था। वे सब भूलोक के भाग, भालू जैसी हिंसक जातियों के प्राणी हैं, मनुष्य जाति की अपेक्षा बहुत ही निचले स्तर के। वे क्रूर, खूंखार और बुद्धि के माने में मनुष्य से बहुत भारी होते हैं। उसने उस दिन क्या किया था आप जानते हैं? उसने हम लोगों के शरीर से स्थूल अर्थात ठोस उपादानों का संग्रह करके अपने उस छोटे से अदृश्य देह को स्थूल या ठोस आकार वाले प्राणियों के जैसा बनाकर उस छोटे से घर में भयानक रूप से तैयार कर लिया था।
उसने उस अंधकारपूर्ण घर को एक प्रयोगशाला की तरह प्रयोग भी किया था। परंतु उसकी इस कार्रवाई के संबंध में उस समय हम लोग कुछ जान पाए? अगर कहीं उस समय जान गए होते तो बहुत आसानी से उन्हें भगाया जा सकता था। मैंने भी हड़बड़ाहट में पूछा कि कैसे, किस तरह? अत्यंत सहज सरल ढंग से, उन्होंने बतलाया। आप बतलाइए ना, किस तरह से? बस बिजली के बल्ब को जला देने के लिए जो स्विच घर में लगा हुआ था, उस बटन को ऑन कर देते तो बस इतने मात्र से ही हम लोग बच सकते थे। ऐसी मामूली सी कोशिश कर देने से ही उस महाडरावनी अंधकारपूर्ण रात और उस रहस्यमय परलोक से बचा जा सकता था। उस घर पे छाए कोहरे को हटाया जा सकता था। प्रकाश भरकर उजाले से जगमगाकर उस कमरे को हम लोग तो खोल सकते थे, पर ऐसा कर नहीं पाए। शायद कर पाते तो राम बाबू के प्राण बचा सकते थे।